हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साझेदारी के विघटन पर हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। यानी जब साझेदारी फॉर्म बंद हो जाती है तो साझेदारी फॉर्म के बंद होने के बाद हम लोग कौन कौन से लेखांकन के जो भी काम होते हैं वह करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब किसी भी साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है तो फॉर्म की जो भी बुक होता है, ठीक है, फॉर्म की जो भी पुस्तक होती है उसको बंद कर दिया जाता है। और फॉर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए हम लोग कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग फॉर्म के जो बुक होता है उसमें सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद जर्नल एंट्री कर लेने के बाद हम लोग फॉर्म के विघटन पर रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। और इस रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं और जितने भी लायबिलिटीज होते हैं इसको हम लोग उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म का जब विघटन होता है तो सबसे पहले जर्नल एंट्री किया जाता है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी लाभ या हानि ज्ञात होता है, ठीक है, तो उस लाभ हानि को जो पार्टनर होते हैं फॉर्म के उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर जब इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस अमाउंट को बांट दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस को, तो यह अमाउंट जो पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाभ हानि को विभाजित कर दिया जाता है, उसके बाद हम लोग पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है उसे हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। यानी फॉर्म ने पार्टनर से जो ऋण लिया है तो उस ऋण को चुका देती है फॉर्म और पार्टनर का लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि साझेदार के पूंजी खाते का लेजर बनाते हैं। यानी जो भी पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट का हम लोग लेजर बनाते हैं। और यह लेजर इसलिए बनाते हैं ताकि यह पता चल सके कि जो पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते में, यानी जो उनका कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है। और फॉर्म कितना भुगतान करना है, यानी फॉर्म को कितना भुगतान करना है उसे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग साझेदार के पूंजी खाते का लेजर बनाते हैं ताकि फॉर्म यह पता कर सके कि साझेदार के पूंजी खाते का कितना क्रेडिट बैलेंस निकलता है। और यदि जितना भी निकलता है तो इससे यह पता चलता है कि फॉर्म को कितना भुगतान करना अभी बाकी है पार्टनर को। उसके बाद जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो उससे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, ठीक है, इससे क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस का पता चलता है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस से फॉर्म को यह जानकारी मिलती है कि पार्टनर का कैपिटल का कितना भुगतान करना है, ठीक है, कितना भुगतान करना है। और डेबिट बैलेंस से यह पता चलता है कि जो पार्टनर है उससे कितना रुपए निकालना है, यानी लेना है उस फॉर्म से, ठीक है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे डेबिट शेष का क्या अर्थ हुआ, तो पूंजी की कमी, ठीक है, यह पूंजी की कमी को दर्शाता है। और पूंजी की कमी होने पर, अगर मान लीजिए कि पूंजी की कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो भी पार्टनर होते हैं वह अपने प्राइवेट जो उनका एसेट्स होता है या फिर जो भी उनकी निजी संपत्ति है उसे क्षतिपूर्ति के लिए नकद राशि लानी पड़ती है। यानी उन्हें कैश में अमाउंट को लाना पड़ेगा और तभी उनका खाता क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। फॉर्म के विघटन पे तभी उनका खाता क्लोज हो सकता है। उसके बाद है कि लास्ट में जो हम लोग काम करते हैं वह करते हैं कि फॉर्म के विघटन पर सबसे लास्ट काम किया जाता है वह बैंक खाते को बनाया जाता है। तो इस तरह से जब किसी भी फॉर्म का विघटन होता है तो सबसे पहले जर्नल एंट्री किया जाता है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि वसूली खाता बनाया जाता है। और वसूली खाता में हम लोग जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज़ होते हैं, इनको लिखते हैं और उससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। और जो भी प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से पता चलता है
उसे हम लोग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। और उसके बाद जो भी पार्टनर हैं उनके ऋण खाते को बंद किया जाता है और साथ ही साझेदार के पूंजी खाते का लेजर बनाते हैं, ताकि यह पता चल सके कि साझेदार के पूंजी खाते में कितना क्रेडिट या फिर कितना डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यानी कि यह पता चल सके कि जो पार्टनर हैं उनका जमा शेष क्या है और उनकी पूंजी की कमी क्या है। यानी डेबिट शेष जो है वह बताता है कि साझेदार की पूंजी की कमी को वह दर्शाता है। ठीक है, अगर साझेदार की पूंजी की कमी है तो पार्टनर को अपनी निजी संपत्ति या जायदाद या फिर क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नकद यानी कैश में अमाउंट लाना पड़ता है, और तभी उस पार्टनर का जो अकाउंट होता है वह क्लोज किया जाता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट काम हम लोग करते हैं वह है बैंक खाते को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यह 5 ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं फॉर्म के विघटन होने के बाद। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट का यहाँ आप लोगों के सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिसमें देखिए सबसे पहले हम लोग सन्ड्री एसेट्स यानी जितने भी इसमें फिक्स एसेट्स होंगे, ठीक है, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, ठीक है, उसी तरह से प्लांट हो गया, उसी तरह से फर्नीचर, ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे इसमें सन्ड्री एसेट्स में दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, इसको हम लोग इसमें दिखाएंगे, यानी उनका बैंक में जो भी डेबिट शेष होगा उसको दिखाएंगे। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, यानी पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट खुलेगा या फिर उनका करंट अकाउंट खुलेगा तो उसमें जो भी बैलेंस आएगा उसको दिखाएंगे। फिर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है इसको भी हम लोग डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस को। और फिर हम लोग इस तरह से क्रेडिट में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर यानी जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं इसको दिखाते हैं, जैसे बिल्स पेएबल हो गया, या फिर बैंक ओडी हो गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर लोन हो गया। तो इस सारे को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद है कि हम लोग जितना भी एसेट्स का वसूली हुआ है इसको भी इसमें दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फी वगैरह आएगा दोनों का टोटल करेंगे। अगर डेबिट का ज़्यादा आया और क्रेडिट का कम आया अमाउंट जोड़कर, तो क्रेडिट साइड को बैलेंस को पूरा करने के लिए हम लोग लॉस लिखेंगे, और अगर डेबिट का कम आया और क्रेडिट का ज़्यादा आया तो हम लोग इस तरह से प्रॉफिट लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके बुक में इस एंट्री को किस तरह से किया गया है। तो 1 मिनट यहाँ भी समझ सकते हैं आप लोग। जैसे अगर आप लोगों को इस फॉर्मेट से अगर जर्नल एंट्री करना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को आप लोग डेबिट कीजिए। ठीक है, और इस साइड के, ठीक है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स दे रखा है, ठीक है, जैसे सन्ड्री एसेट्स जिसमें बहुत सारे प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये सब आ जाएंगे, तो इसको आप लोग डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी सन्ड्री एसेट्स हैं उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक है, और जितने भी टू बैंक इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए क्रेडिट साइड का हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड का पहले हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेंगे। ठीक है, अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए आप लोग के बुक में भी दे रखा है तो वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसका जर्नल एंट्री किया गया है। तो देखिए जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी है बिल फिक्स एसेट्स में जो भी एसेट्स है, ठीक है, यानी कि सन्ड्री एसेट्स में जो भी एसेट्स है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। टू बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, गुडविल, इस सारे को क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये सारे जो भी आइटम हैं इसको हम लोग बुक वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक है, जो भी इनका बुक वैल्यू होगा इसी पे हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, यानी इन्हें हम मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे दे रखा है नीचे कि बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में यानी बैलेंस शीट के जो एसेट साइड होता है उसमें दो ऐसे आइटम है, 2-3 ऐसे आइटम है जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड यानी रोकड़ है तो इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। उसके बाद कैश एट बैंक है तो इसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। और फिर डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस से तो इसको भी हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 ऐसे आइटम हैं जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। अब देखिए जिन संपत्तियों में प्रावधान या फिर संचित की राशि का उल्लेख हो ऐसी संपत्तियों या संपत्तियों के सकल ग्रॉस फिगर पर हस्तांतरित करना चाहिए, न कि शुद्ध मूल्य पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई एसेट्स है और उनके लिए कुछ प्रोविज़न है तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस राशि का उसमें बुक में दे रखा है यानी बैलेंस शीट में दे रखा है तो ऐसे एसेट्स को हम लोग जो उनका ग्रॉस अमाउंट होगा, ठीक है, इनका ग्रॉस अमाउंट होगा इस पे हम लोग लिखेंगे, ना कि उनके शुद्ध अमाउंट पे। अब देखिए ग्रॉस यहाँ अमाउंट कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि नेट अमाउंट के जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें से घटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रॉस फिगर पे दिखाते हैं, ना कि जो नेट फिगर है उस पे दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है कि यदि चिट्ठे के आंतरिक भाग में यानी उनका इंटरनल पार्ट में अगर 16,000 रुपया डेटर दे रखा है, ठीक है, डेटर आप लोग समझ रहे हैं ऋण ही होता है और यह कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट्स होता है। ठीक है, क्योंकि यह बिजनेस से एक तरह से ऋण लिया है तो बिजनेस के लिए एक तरह से यह एसेट्स है। तो देखिए 16,000 रुपया दिया हो और उसमें 1,000 रुपया संचित लिखा हुआ है यानी रिजर्व का अमाउंट कितना लिखा। अब देखिए जैसे हम बता दें डेटर का यहाँ 16,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और रिजर्व लिखा हुआ है, रिजर्व 1,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तथा बाह्य खाने में यानी कि बाहरी जो उसका जो अमाउंट है कॉलम है उसमें 15,000 रुपया लिखा हुआ हो। ठीक है, 15,000 तो देनदार को 16,000 रुपया पे हस्तांतरित करेंगे और 1,000 रुपया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष के दायित्व में हस्तांतरित करेंगे। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 15,000 रुपया बाह्य लिखा हुआ है तो देनदार का जो पूरा अमाउंट होगा ना उसको हम लोग 16,000 रुपया को ट्रांसफ़र करेंगे यानी इस 16,000 को करेंगे। ठीक है, यह क्या हो गया, ग्रॉस अमाउंट हो गया। ठीक है, और जो यह 1,000 रुपया बचा इस 1,000 रुपया को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड में दिखा देंगे, क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये डेटर का एक ग्रॉस अमाउंट था तो ग्रॉस अमाउंट 16,000 है लेकिन कहीं ना कहीं डेटर में 1,000 रुपया छुपा हुआ है तो हम लोग इसको माइनस नहीं किए हैं, क्योंकि अगर इसे हम 1,000 रुपया को इसमें से माइनस कर देंगे और 15,000 दिखाएंगे तो यह हमारा नेट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी यह हमारा नेट फिगर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ग्रॉस फिगर दिखाना है इसलिए डेटर में हम लोग 16,000 रुपया दिखाएंगे और फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी उसके दायित्व पक्ष में, ठीक है, 1,000 रुपया दिखा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर का किस तरह से करेंगे तो हम लोग जर्नल एंट्री। तो देखिए जैसे कि